गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा हुआ था और लास्ट पॉइंट पर आकर के मैंने आपके साथ एमएचसी के बारे में डिस्कशन किया था कि मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या है और उनका क्या रिलेशन है, वो कौन कौन सी प्रोटीन्स कोड करते हैं। तो हमारा टॉपिक लास्ट में एमएचसी प्रोटीन्स था, या ये कहें एमएचसी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ना था। तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं जो पिछली क्लास में एमएचसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और देन इसके बाद आज हम लोग एमएचसी प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। एमएचसी प्रोटीन्स में क्लास 1 मॉलिक्यूल्स और क्लास 2 मॉलिक्यूल्स क्या हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, इन पॉइंट्स को लेकर के हम लोग स्टडी करेंगे। काफी अच्छा टॉपिक है, कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, और जब हम लोग एंटीजन प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और टी सेल्स का एक्टिवेशन स्पेशली जब हम लोग पढ़ते हैं तो इनका एक इंपॉर्टेंट रोल आता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा हुआ था एमएचसी के बारे में वो आप एक बार रफली देख लें। मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसी को हम लोग एमएचसी, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, एमएचसी इज ए क्लस्टर ऑफ जीन्स। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब हम केवल मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एमएचसी कहते हैं, तो ये क्लस्टर ऑफ जीन्स को रिप्रेजेंट करता है इन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम ऑफ ऑल मैमेलियन स्पीसीज। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, जब क्लस्टर ऑफ जीन्स है इसका मतलब कई सारी जीन्स हैं और इन जीन्स का लोकेशन क्या अलग अलग क्रोमोसोम्स पर होता है, तो ऐसा नहीं है। यदि हम मैमल्स में देखें तो एमएचसी जीन्स की लोकेशन किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर होती है, और वो क्रोमोसोम कौन है उसको भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जब किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन होता है कि एमएचसी क्या है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या है, तो शायद वो मॉलिक्यूल्स क्लास 1 क्लास 2 मॉलिक्यूल्स की बात करने लगते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, एमएचसी रिप्रेजेंट ए क्लस्टर ऑफ जीन्स, जीन्स के एक पूरे क्लस्टर को रिप्रेजेंट करता है। जब हम इन जीन्स के प्रोडक्ट पर आते हैं तो मॉलिक्यूल टर्म लगाते हैं, और मॉलिक्यूल क्योंकि जीन्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है, इस वजह से उनको हम क्लास 1 क्लास 2 मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। तो एमएचसी इज ए क्लस्टर ऑफ जीन्स, सभी मैमल्स में पाए जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। अब इन जीन्स के प्रोडक्ट का रोल क्या है, क्योंकि इम्यूनोलॉजी में जब हम लोग आते हैं तो एमएचसी की एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं प्लेस है हमारी साइंस में। इनका रोल क्या है, तो इन जीन्स के प्रोडक्ट सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। आप लोग जानते हैं इम्यून सिस्टम के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे पहचाने कि जो पैथोजन है, जो बाहर से आया है, जो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, उसको कैसे वो अलग करे सेल्फ एंटीजन से, अपने सेल्फ मॉलिक्यूल से उस फॉरेन मॉलिक्यूल को कैसे अलग किया जाए। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन में एक इंपॉर्टेंट रोल है इन जीन्स के प्रोडक्ट का। टी सेल्स के बारे में आप लोगों ने ये अभी तक समझ लिया है कि टी सेल्स कभी भी फ्री एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो डायरेक्टली एंटीजन के साथ बाइंड नहीं होते, बल्कि उनको एंटीजन प्रेजेंट किए जाते हैं। इन्हीं जीन्स के प्रोडक्ट जिन्हें हम एमएचसी मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वही मॉलिक्यूल्स एंटीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं टी सेल्स को। तो एक जनरल टर्म में हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि एमएचसी जीन्स के प्रोडक्ट का रोल क्या है, तो सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। सेकेंड इज टी सेल एक्टिवेशन, या ये सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं एक्टिवेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। और एक पॉइंट जो लास्ट में है उसे मैंने लिखा है ग्राफ्ट रिजेक्शन। यहां पर जब हम लोग ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की किडनी ट्रांसप्लांट करी गई हो, ऐसी सिचुएशन में जिस व्यक्ति में किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, जो रिसिपिएंट है, उसका इम्यून सिस्टम दूसरे व्यक्ति के द्वारा दी गई किडनी पर अटैक करता है और उसे क्या करता है, उसकी सेल्स को किल करना शुरू करता है, जिसे हम ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं। आपको ध्यान रखना, यहां जो ग्राफ्ट टर्म है वो टिश्यू और ऑर्गन से है, तो उस टिश्यू और ऑर्गन को वो क्या करता है, रिजेक्ट करना शुरू करता है। रिजेक्ट का मतलब है कि उस पर वो अटैक कर रहा है, उसकी सेल्स को किल कर रहा है।
ग्राफ्ट रिजेक्शन में मेनली कौन से एंटीजन जिम्मेदार है, जरा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को कि जब जैसे मुझे किडनी किसी व्यक्ति ने डोनेट की तो हमारा इम्यून सिस्टम डोनेट की गई किडनी पर अटैक कर रहा है, अर्थात जो किडनी हमें दी गई है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए वो फॉरेन है। तो क्वेश्चन ये हो सकता है किडनी में कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमारा इम्यून सिस्टम मेनली एज ए एंटीजन ट्रीट कर रहा है, उन पर अटैक कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है ग्राफ्ट रिजेक्शन में कई अलग अलग एंटीजन्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर एंटीजन्स होते हैं वो एमएचसी मॉलिक्यूल्स होते हैं। उस व्यक्ति के जो डोनर था उसकी किडनी में जो एमएचसी मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे लिए मेजर एंटीजन है। हमारा इम्यून सिस्टम सबसे पहले उनको पहचान लेगा कि वो नॉन सेल्फ है, उन पर अटैक करेगा। तो ये 3 पॉइंट आपको सभी लोगों को ध्यान रखना है, ये एक बेसिक रोल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ रहे हैं तो ये एमएचसी इज ए क्लस्टर ऑफ जीन्स और प्रोडक्ट ऑफ दीज जीन्स इन्वॉल्व इन सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन, एंटीजन प्रेजेंटेशन टू टी सेल्स एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि कहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, कौन से क्रोमोसोम पर, क्योंकि ह्यूमन की बात करें तो हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है यदि हम ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन में ये क्लस्टर प्रेजेंट होता है हमारे क्रोमोसोम की क्रोमोसोम नंबर 6, क्रोमोसोम नंबर 6 पर प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम नंबर 6 में ये आप समझ रहे हैं ये सेंट्रोमियर रीजन है और ये इसकी सॉल्ट आर्म है। जो एमएचसी का क्लस्टर है वो सॉल्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 6 पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 6। और आगे आगे जब हम आएंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कहां पर है, तो ये हम कह सकते हैं ये सॉल्ट जो आर्म है उस पर प्रेजेंट है, ना कि लॉन्ग आर्म पर प्रेजेंट है। ये एमएचसी का क्लस्टर है। ये एक क्वेश्चन है जो काफी पूछा जा सकता है, पहले के एग्जाम्स में देखें तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी रिसेंट में किसी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन कई सारे एग्जाम्स में पहले पूछा गया है। ह्यूमन में एमएचसी प्रोटीन्स की एमएचसी जीन्स का जो क्लस्टर है वो क्रोमोसोम नंबर 6 की शॉर्ट आर्म पर प्रेजेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट, ह्यूमन में हम लोग इसी पूरे क्लस्टर को ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है ह्यूमन में एमएचसी को मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को हम लोग ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहते हैं। एंटीजन इसे हम लोग एचएलए के नाम से जानते हैं। आप सभी लोग इस पॉइंट को एक बार दोबारा समझ ले, मैं रिपीट कर रहा हूं। मनुष्य में एमएचसी को हम लोग एचएलए के नाम से जानते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो क्रोमोसोम नंबर 6 पर है और एचएलए के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी तरफ यदि हम आते हैं तो इम्यूनोलॉजी में बहुत सारी रिसर्च माइस में होती है। तो यदि हम माइस की बात करेंगे, यदि माइस में जाएंगे तो ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 17 पर। सभी लोग इस पॉइंट को ध्यान रखना है, माइस में जो एमएचसी हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 17 पर प्रेजेंट होते हैं और हम यहां पर एमएचसी को H2 कहते हैं। एमएचसी को H2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको यह ध्यान रखना है। क्या आप सभी लोग यहां तक समझ रहे हैं? सौरभ, गुड इवनिंग। क्या आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? आप मुझे तेजी से एक बार बताएं, क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं?
उपासना, यस, ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं। रंजना, उपासना, वर्षा, ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं। सोनाली, तो मैंने आपको एमएचसी के बारे में बता दिया है। अब आप सभी लोग थोड़ा ध्यान दें और मैं इस पॉइंट को आगे बढ़ा रहा हूं। जब हम आते हैं तो एमएचसी इज ए क्लस्टर ऑफ जीन। एमएचसी क्या है? जीन्स का एक क्लस्टर है। हम इस पूरे क्लस्टर को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। इनके प्रोडक्ट का नेचर क्या है, आप इस पॉइंट को सभी लोग ध्यान से समझें। एमएचसी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कहते हैं क्लस्टर ऑफ जीन्स हैं, ठीक है। यहां पर एक जीन नहीं है, बहुत सारे जीन्स हैं और उन सभी जीन्स को हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट के नेचर के बेस पर। तो एमएचसी को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। आप सभी लोग इस पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान दें। हम लोग इस एमएचसी रीजन को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। यदि हम मनुष्य में आएंगे तो इस पूरे रीजन को या माइस में हम 3 रीजन में 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो एमएचसी पोर्शन है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। और उन पार्ट्स को हम अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एमएचसी के क्लस्टर को 3 पार्ट में डिवाइड या 3 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। वन इज क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 1। आप सभी लोग यहां पर ध्यान दें, एमएचसी क्लस्टर को हम 3 सब क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये हमारा डीएनए है, तो जब हम सेंट्रोमियर रीजन से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें क्लास 2 का क्लस्टर मिलेगा, देन क्लास 3 का क्लस्टर मिलेगा और देन क्लास 1 का हमें क्लस्टर मिलेगा। तो एमएचसी इज ए क्लस्टर ऑफ जीन्स और इन जीन्स को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के बेस पर हमने कितने ग्रुप में डिवाइड किया? 3 ग्रुप में। नाम दिया क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। यदि हम अपने क्रोमोसोम पर इस क्लस्टर की लोकेशन को देखें तो जब हम सेंट्रोमियर रीजन से आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये हमारा क्या है? टीलोमियर है। ये हमारा टीलोमियर है, लास्ट का एंड है। टीलोमियर रीजन पर कौन है? क्लास 1 है, ठीक है। टीलोमियर रीजन से जब हम जाएंगे सबसे पहले हमें क्लस्टर मिलेगा क्लास 1 का, देन क्लस्टर मिलेगा क्लास 2 और क्लास 3 का और लास्ट में मिलेगा क्लास 2 का। ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसी पॉइंट को मैं यहां पर आगे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए नीचे लिखा हुआ है ह्यूमन एमएचसी प्रेजेंट ऑन सॉल्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 6 एंड आल्सो कॉल्ड ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन, एचएलए कहते हैं। इन माइस क्लस्टर ऑफ एमएचसी इज कॉल्ड H2, इसको हम लोग H2 कहते हैं, ठीक है। एंड प्रेजेंटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 17, ये क्रोमोसोम नंबर 17 पर होता है, आपको ध्यान रखना है। और यहां पर देखिए एमएचसी को हम लोग 3 क्लस्टर में डिवाइड कर सकते हैं और एक क्लस्टर को हम लोग नाम देते हैं एमएचसी क्लास 1, एमएचसी क्लास 2 एंड एमएचसी क्लास 3। तो एमएचसी जीन्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अभी हम लोगों ने यहां पर मॉलिक्यूल का नाम नहीं लिया है, अभी एमएचसी को क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 में डिवाइड किया है। जब हम एमएचसी क्लास 1 की बात करते हैं, सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे, जैसे ये हमारी सेल है, तो एमएचसी क्लास 1 के जो जीन्स हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कोड करते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कोड करते हैं और हमारी सभी न्यूक्लिएटेड सेल पर एक्सप्रेस होती हैं। तो जो एमएचसी क्लास 1 की जीन्स हैं इनकोड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एक्सप्रेस्ड ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जब एमएचसी क्लास 2 में आते हैं तो यहां पर भी एक्सप्रेशन ट्रांसमेम्ब्रेन है, जो भी प्रोटीन क्लास 2 की जीन्स कोड करती हैं, ठीक है, वो प्रोटीन भी ट्रांसमेम्ब्रेन है, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। ये हमारी इम्यून सेल्स पर ही केवल एक्सप्रेस होते हैं, स्पेशली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर एमएचसी क्लास 2 के जीन्स एक्सप्रेस होते हैं। और जो एमएचसी क्लास 3 है ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कोड नहीं करते हैं,
बल्कि सेल्स, इनके जीन्स जब एक्सप्रेस होते हैं तो उनसे जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे बॉडी फ्लूइड में रिलीज कर दिया जाता है, अर्थात सिक्रीटरी प्रोटीन्स को कोड करते हैं। ठीक है, तो 3 ग्रुप हमने कर लिए, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। क्लास 3 के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स कोड नहीं करते हैं, अर्थात क्लास 3 में जो जीन्स आते हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कोड नहीं करते हैं, वो सिक्रीटरी प्रोटीन कोड करते हैं जो सिंथेसाइज होने के बाद हमारी सेल के बाहर रिलीज कर दी जाएंगी, हमारे बॉडी फ्लूइड्स में आ जाएंगे। एमएचसी क्लास 2 जीन्स जो प्रोटीन कोड करते हैं वो प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन है, हमारी मेम्ब्रेन पर एक्सप्रेस होती है, और ये प्रोटीन केवल और केवल हमारी इम्यून सेल्स के द्वारा एक्सप्रेस करी जाती हैं, और उनमें भी स्पेशली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर ये एक्सप्रेस होते हैं। और इस तरह से एमएचसी क्लास 2 जीन्स के द्वारा कोड होने वाली प्रोटीन्स को हम एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उसी तरह से एमएचसी क्लास 1 में आएंगे तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कोड करते हैं और सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स पर एक्सप्रेस होती हैं, इन्हीं प्रोटीन्स को हम एमएचसी क्लास 1 कहते हैं। मैं आप सभी लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। इनकोड ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्सप्रेस ऑन न्यूक्लिएटेड सेल्स, रिप्रेजेंट इंट्रासेलुलर एंटीजन टू टीसी सेल्स, तो ये सभी न्यूक्लिएटेड सेल पर एक्सप्रेस होती हैं। और दूसरा जो इनका कैरेक्टर है वो ये है, आप समझ सकते हैं कि इनका रोल क्या है। तो एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल एंटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टीसी सेल्स को, जो CD8 पॉजिटिव टी सेल्स हैं उनको ये एंटीजन प्रेजेंट करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, इनके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एमएचसी क्लास 2 जीन्स की बात करेंगे तो इनको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट ओनली एक्सप्रेस्ड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एपीसीज, जो एपीसीज है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक्सप्रेस होती हैं, और ये एक्स्ट्रासेलुलर एंटीजन्स का प्रेजेंटेशन करती है टीएच सेल्स को। जो एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल्स हैं इनसे एंटीजन का प्रेजेंटेशन टीएच सेल को होता है। इनकोड, ये एमएचसी क्लास 3 में आते हैं तो इनकोड सेवरल सिक्रीटरी प्रोटीन्स, सिक्रीटरी का मतलब है सेल के बाहर रिलीज कर दी जाने वाली प्रोटीन, ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व इन एंटीजन प्रेजेंटेशन। एमएचसी क्लास 3 जीन्स के प्रोडक्ट सिक्रीटरी है, ट्रांसमेम्ब्रेन नहीं है, पहला ध्यान रखना है। यहीं पर इस पार्ट को हम लोग पढ़ लेंगे और ये खत्म हो जाएगा, और कई बार यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। पहला डिफरेंस क्या है, एमएचसी क्लास 3 जीन्स के प्रोडक्ट ट्रांसमेम्ब्रेन नहीं है, सिक्रीटरी है। दूसरा, ये एंटीजन प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। फिर क्वेश्चन उठता है कि क्लास 3 जीन्स में कौन, या क्लास 3 की जो जीन्स हैं वो कौन सी प्रोटीन कोड करते हैं, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास आज के समय में? तो बिल्कुल है। जैसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 2, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 4 इनकोड करते हैं, अर्थात C2 और C4। यहां पर आपको ध्यान रखना है TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा भी कोड करते हैं। तो ये क्लास 3 के जीन्स हैं, आपको यहां ध्यान रखना है। आगे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं और यहां पर हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं एमएचसी क्लास 1 और क्लास 2 मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब एक पॉइंट आप और समझ लें, एमएचसी क्लास 1 के द्वारा जो एमएचसी क्लास 1 जीन्स हैं इनके द्वारा जो प्रोटीन कोड होती हैं उनको हम लोग एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल्स। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा है, एंटीजन की बाइंडिंग कहां पर होती है और उससे रिलेटेड फैक्ट क्या है, उनके बारे में हमें जानना है। तो एमएचसी जीन्स क्या है, लोकेशंस क्या है, कितने ग्रुप में डिवाइड किया है, ये हम लोगों ने जान लिया है। जब मैं स्ट्रक्चर पढ़ा लूंगा तो लास्ट में आपको बताऊंगा क्या हमारी बॉडी में जितने भी एमएचसी होते हैं वो सभी एक तरह के होते हैं या अलग अलग तरह के होते हैं। तो हमारे पास अलग अलग तरह के एमएचसी होते हैं, तो क्या एमएचसी जीन्स में जीन रीअरेंजमेंट होता है? तो नहीं होता है। जैसा एंटीबॉडी और टीसीआर में जीन रीअरेंजमेंट होता है वैसा नहीं है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि एमएचसी में डाइवर्सिटी कैसे आती है, हमारी बॉडी में अलग अलग एमएचसी कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं, उसके पीछे कौन सा साइंस जिम्मेदार है,
उस पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहां पर इस बहुत ही आसान है, वहां पर मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा एमएससी में। एक तो पॉलीमॉर्फिज्म है और पॉलीजेनिक नेचर है। तो पॉलीजेनिक होना और पॉलीमॉर्फिक होना ये 2 कारण है जिससे हमारी एमएससी में डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो जो जेनेटिक मैप है, अभी आप इसको लेकर के थोड़ा सा आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि जीन्स तो बता दिए लेकिन जीन्स के बारे में कुछ डिटेल नहीं बताया। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, और उनके जीन से बहुत क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता है और अभी तक नहीं पूछा गया है। स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्योंकि उद्देश्य होता है इम्यून रिस्पांस को समझना, जो जेनेटिक का रिलेशन है, उसके जीन्स का रिलेशन है, एक्सप्रेशन का पैटर्न है, वो हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको लास्ट में आकर के एक पूरा कॉन्सेप्ट आपको इजीली पढ़ा दूंगा, आप उसके बारे में समझ भी जाएंगे। चलिए मैं आगे पढ़ रहा हूं, और सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रक्चर ऑफ एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल्स। आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है, शायद में भी पूरा कवर नहीं हो पा रहा है। एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग उसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, सभी लोग इसको इजीली समझ जाओगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हमें कौन कौन से पॉइंट पर ध्यान रखना है। मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूंगा, उन्हीं पॉइंट पर हमें मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है और दूसरे मॉलिक्यूल से उसे कंपेयर भी करना है। यदि हम लोग एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल को देखें तो ये हमारी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये हमारी मेम्ब्रेन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये हमारी मेम्ब्रेन है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, और ये हमारा सेल के बाहर है, ये आउटसाइड है। आपको ध्यान रखना है, ये बाहर का हमारा फेस है, ये हमारी मेम्ब्रेन है, और नीचे क्या है, साइटोप्लाज्म। यदि हम एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल्स आर डाइमर। आपको ये ध्यान रखना है, क्लास 1 मॉलिक्यूल्स डाइमर होते हैं। क्लास 1 मॉलिक्यूल्स आर हेट्रोडाइमर, हेट्रोडाइमर है। और हेट्रोडाइमर का मतलब यहां पर 2 पॉलीपेप्टाइड है और टर्म लगा हेट्रो, इसका मतलब अलग अलग है, हेट्रोडाइमर है। और ये किसका हेट्रोडाइमर है, तो लिख सकते हैं ऑफ अल्फा चेन एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे, मैंने एमएचसी क्लास 1 मॉलिक्यूल को लिखा हुआ है, ये हेट्रोडाइमर है, और क्वेश्चन उठता है किसका हेट्रोडाइमर है, तो यहां पर आंसर लिख दिया कि हेट्रोडाइमर है ये अल्फा चेन का, अर्थात एक पॉलीपेप्टाइड को हम अल्फा चेन कह रहे हैं और दूसरी पॉलीपेप्टाइड को हम लोग नाम दे रहे हैं बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। जब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें से एक पॉलीपेप्टाइड ही इसकी ट्रांसमेम्ब्रेन है। सभी लोग यहां पर थोड़ा ध्यान दे के समझेंगे।
देखिए ये एक पॉलीपेप्टाइड है, थोड़ा सा इसका ये पार्ट थोड़ा बड़ा बन गया है। देखिए ये अल्फा पॉलीपेप्टाइड है, ये इसका सी टर्मिनल एंड है और ये इसका एन टर्मिनल एंड है। अल्फा पॉलीपेप्टाइड में 3 डोमेन है, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। ये अल्फा 3 डोमेन है। जब हम MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो कहते हैं कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड्स, वन इज अल्फा चेन एंड सेकेंड इज बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। जो अल्फा चेन है ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है और जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है। ये हमारी मेम्ब्रेन पर आउटसाइड फेस पर, आपको ध्यान रखना है, सेल के बाहर अल्फा चेन के साथ एसोसिएटेड है और स्पेशली जो उसका अल्फा 3 डोमेन है उसके साथ जुड़ी हुई है। MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल में जब हम आएंगे तो हेटेरोडाइमर है और क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं क्या दोनों पॉलीपेप्टाइड ट्रांसमेम्ब्रेन है, तो आपका आंसर है नहीं, ट्रांसमेम्ब्रेन नहीं है। अल्फा चेन ट्रांसमेम्ब्रेन है और जो दूसरी पॉलीपेप्टाइड है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन ये ट्रांसमेम्ब्रेन नहीं है। ये हमारी सेल के बाहर, जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर अल्फा 3 डोमेन के साथ नॉन कोवैलेंटली बाइंड रहती है। ठीक है, तो मैं कुछ फैक्ट यहां पर लिख रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है। एसोसिएशन ऑफ अल्फा and beta 2 microglobulin is non-covalent। ये नॉन कोवेलेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ओनली अल्फा चेन इज ट्रांसमेम्ब्रेन, अल्फा चेन ही ट्रांसमेम्ब्रेन है, बीटा चेन ट्रांसमेम्ब्रेन नहीं है। बीटा चेन एक तरह से जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है ये एक पेरिफेरल प्रोटीन है और स्पेशली अल्फा 3 डोमेन के साथ एसोसिएटेड है। आप सभी लोग यहां तक समझ रहे होंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि जब MHC क्लास 1 से एंटीजन का प्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि हम लोग MHC क्लास 1 या क्लास 2 मॉलिक्यूल को पीछे पढ़ाए हैं कि रिप्रेजेंट एंटीजन टू टी सेल्स, कोई TH को करता है कोई TC को, तो MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स एंटीजन रिप्रेजेंट करते हैं TC सेल्स को, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्ट्रक्चर में हम यदि आए तो एंटीजन प्रेजेंटेशन किस पोर्शन से होगा, अर्थात एंटीजन की बाइंडिंग साइट क्या है। ठीक है, तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे अल्फा 1 और अल्फा 2 डोमेन के बीच में जो ये क्लेफ्ट है इसे हम लोग एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट कहते हैं। एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट, एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एंटीजन बाइंडिंग MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल पर कहां होगा, तो ये होता है अल्फा 1 और अल्फा 2 डोमेन के बीच का जो क्लेफ्ट है, डिप्रेशन है, आप समझ लीजिए यहां पर एंटीजन बाइंडिंग होती है। और यदि इस बाइंडिंग क्लेफ्ट को हम देखें तो एक कॉन्टिन्यूअस पॉलीपेप्टाइड इसे बनाती है। एक कॉन्टिन्यूअस पॉलीपेप्टाइड, एक ही पॉलीपेप्टाइड है अल्फा चेन, उसमें से अल्फा 1 और अल्फा 2 डोमेन के बीच का जो क्लेफ्ट है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट है। इस एंटीजन बाइंडिंग साइट को हम क्लोज्ड एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। या आपसे यह पूछा जाए कि ये एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट क्लोज है या फिर ये ओपन टाइप है, आपको इस पॉइंट को समझना है, ये क्लोज है या फिर ओपन टाइप है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है।
एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट, और ये एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट क्लोज्ड टाइप है, क्लोज्ड टाइप एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट है। अगला पॉइंट, यहां पर कितनी बड़ी एंटीजन की पेप्टाइड बाइंड हो सकती है, कितना बड़ा एंटीजन यहां पर बाइंड हो सकता है, आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी हो सकता है। तो यहां पर जो एंटीजन बाइंडिंग जो कैपेबिलिटी है, या कितना बड़ा एंटीजन बाइंड हो सकता है, तो 8 से 10 8 to 10 अमाइनो एसिड लॉन्ग एंटीजन, लॉन्ग एंटीजन। तो आप सभी लोग यहां पर इस पॉइंट को संभवतः सभी लोग समझ पाए होंगे। MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल 2 पॉलीपेप्टाइड का बना है, जिसमें एक अल्फा चेन है और एक बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन की चेन है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन कहते हैं। यहां पर बीटा चेन है, माइक्रोग्लोबुलिन, इसको जो टर्म दिया गया है वो उसके इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न से दिया गया है। इलेक्ट्रोफोर्सिस में जब हम इस स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रोफोर्सिस कराएं, डीनेचुरेटिंग कंडीशन में दोनों पॉलीपेप्टाइड को अलग करके इलेक्ट्रोफोर्सिस कराएं, तो जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है इसका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है तो तेजी से मूव करती है, इस वजह से इसे हम बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन नाम दे दिया। ठीक है, तो अल्फा चेन एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। यदि हम अल्फा चेन की बात करें तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये हमारी मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, इसका साइटोप्लाज्मिक पोर्शन हमारी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसॉल में है, जबकि इसका एन टर्मिनल रीजन बाहर है, सेल के बाहर है। मैं बहुत सारे फैक्ट आपको बता रहा हूं और आप देख भी रहे होंगे। तो एन टर्मिनल एंड सेल के बाहर है, सी टर्मिनल एंड सेल के अंदर है, और अल्फा चेन में 3 डोमेन है जिनको हम अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 डोमेन के नाम से जानते हैं। तो आउटसाइड द सेल अल्फा पॉलीपेप्टाइड फोल्ड इन 3 डोमेन्स, उसमें से जो अल्फा 3 डोमेन है ये मेम्ब्रेन के जस्ट क्लोज है। ठीक है, इसे हम मेम्ब्रेन प्रॉक्सिमल कहते हैं, इसे हम प्रॉक्सिमल डोमेन भी कह सकते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, इसे हम प्रॉक्सिमल डोमेन भी कह सकते हैं। ये केवल टर्म है, बहुत ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं। प्रॉक्सिमल डोमेन, जो मेम्ब्रेन से दूर हैं इनको मेम्ब्रेन डिस्टल डोमेन कह सकते हैं। अल्फा 1 एंड अल्फा 2 डोमेन ऑफ अल्फा चेन फॉर्म एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट विच इज क्लोज्ड टाइप। वो कैसा है? क्लोज्ड टाइप है, और वहां पर कितनी बड़ी एंटीजेनिक पेप्टाइड बाइंड हो सकती है? टू 8 to 10 अमाइनो एसिड लॉन्ग एंटीजेनिक पेप्टाइड कैन बाइंड इन दी एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट ऑफ MHC मॉलिक्यूल, MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल। आप लोग इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? क्या आप लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? सभी लोग, क्या आप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं?